ना एक बार शॉर्ट में करंट का पता देगा, फिर ओम्स लॉ पे चलेंगे। सो सपोज दिस इज अ कंडक्टर, बेटा इतना बड़ा नहीं रहता कंडक्टर, वायर है तो अपन एनलार्ज करके बता रहे हैं। फिर से बता रहा, न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, समझो ये थर्ड ऑर्बिट इज द वैलेंस ऑर्बिट। वैलेंस ऑर्बिट मतलब जहां आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो, दिस इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर में क्या होता है, these वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंडेड, तो उनको थोड़ी भी एनर्जी मिल गई तो ये इलेक्ट्रॉन गोल नहीं घूमेंगे, अब फ्री हो गया ये इलेक्ट्रॉन। तो अब वो न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड नहीं है, उसने न्यूक्लियस का साथ छोड़ दिया। अब वो कंडक्टर में कहीं पे भी घूम सकता, इट कैन मूव एनीवेयर इनसाइड द conductor, it can move anywhere inside the conductor. These electrons are called free electrons. तो अपन डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, they are called free electrons। ठीक है, ये डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये डॉट है, इनिशियली रैंडम डायरेक्शन में है, इधर भी मूव हो रहे हैं, तो इसको करंट नहीं बोलते हैं, समझा है, ये 2 वीडियोस हो चुके हैं, उसमें पूरा यही बताया था करंट के बारे में। सो नेट रिजल्टेंट फ्लो इन एनी वन डायरेक्शन इज 0, सो वी कैन से करंट इज 0। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें बहुत सारे, बट दे आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन, कोई एक फिक्स डायरेक्शन में मूव नहीं हो रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इंसुलेटर में एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, ध्यान रखना हुआ है। अब यहां लगाएंगे अपन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप्लाई नहीं किया है तो याद रखना करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहां लगाया पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो सेल के अंदर जो केमिकल एनर्जी है तो उससे एक टर्मिनल उसका बन जाएगा पॉजिटिव और एक टर्मिनल पे चार्ज आ जाएगा उसके निगेटिव। मींस व्हाट, इट इज एट हायर इलेक्ट्रिक लेवल, और ये निगेटिव मतलब लोअर इलेक्ट्रिक लेवल, यानी एक पोटेंशियल डिफरेंस तैयार हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस तैयार हो गया तो अब इलेक्ट्रॉन मूव होना शुरू होंगे। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन लर्न करने की जरूरत नहीं है। देखो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव, ये निगेटिव, तो ये निगेटिव उसको रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव अट्रैक्ट, तो सभी इलेक्ट्रॉन अब एक ही डायरेक्शन में आ गए। ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं ना, सभी इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में आ गए। नाउ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन वन डायरेक्शन, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो याद रखना निगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव फ्रॉम लोअर इलेक्ट्रिक लेवल टू हायर इलेक्ट्रिक लेवल, या लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस तैयार हो गया, करंट फ्लो ना शुरू। बट मैंने बताया था अपन डायरेक्शन बताते हमेशा पॉजिटिव की, पॉजिटिव चार्ज की, फ्रॉम हायर टू लोअर। मान लो, इमेजिन करो नहीं है, पर अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता तो वो कहां जाएगा, ये रिपेल करेगा और ये उसको अट्रैक्ट। तो जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन हो सकेगी वही डायरेक्शन अपने को कन्वेंशनल करंट की देना है। तो अपन यहां डायरेक्शन देंगे, ये पहले हो चुका है ना, दिस करंट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन देनी है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो ये, और कन्वेंशनल करंट की ये डायरेक्शन है। तो याद रखना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन in a conductor and the direction of conventional current are in opposite direction। जबकि मैंने इसमें बताया था इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में NaCl में, तो जो Na की डायरेक्शन रही पॉजिटिव की, वही डायरेक्शन करंट की लेना है। तो यहाँ पे भी अपन वही कर रहे हैं, इमेजिन करो कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता तो वो इधर वाली डायरेक्शन में जाता, तो वही डायरेक्शन अपन कन्वेंशनल करंट की लेंगे, बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना उसके अपोजिट में। तो इतना अपना हो चुका है, तो करंट की डेफिनेशन भी हो चुकी है। अब करंट flow in one direction is not zero, so current is also not zero, current flow हो रहा, so current is defined as rate of flow of charge यानी charge per unit time। स्केलर क्वांटिटी है, और अगर टेंसर रहा तो टेंसर क्वांटिटी बोलना, बट अगर ऑप्शन में ही स्केलर क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी नहीं है, तो स्केलर क्वांटिटी सिलेक्ट करना करंट, अदरवाइज इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। वो पूरा एक्सप्लेन किया है। अब हम जाएंगे ओम्स लॉ पे, इतना आप लोगों को याद रखना है। करंट की डेफिनेशन हो चुकी है, तो यहाँ ये जो डिफरेंस तैयार हुआ है पॉजिटिव निगेटिव, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मैं शॉर्ट में बताया था,
इट इज डिफाइंड एज वर्क डन। सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं तो उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। एनर्जी कौन सप्लाई करेगा? सेल। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो सेल है वो एनर्जी सप्लाई करेगा, उसके अंदर की केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं ना सारे के सारे, केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में, या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। करंट फ्लो हो रहा मतलब मैकेनिकल एनर्जी है, चार्ज मूव हो रहा है। सो पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो इन दो पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम सपोज ए पॉइंट टू बी। So work done in moving the charge from one point to another is called potential difference. तो जब तक आप potential difference नहीं लगाते, पानी के इससे समझाया था वैसे याद रखना है, जब तक potential difference नहीं था, इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में थे, एक टर्मिनल पॉजिटिव एक टर्मिनल नेगेटिव हो गया तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से ये डायरेक्शन में गए, सभी इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हुए। दैट वेलोसिटी वाज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पहले थर्मल वेलोसिटी थी 10⁵ to 10⁶ मीटर पर सेकेंड, बट जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन वन डायरेक्शन। दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो वो सब अपना 2 वीडियोस में हो चुके हैं, अब अपन आगे चलेंगे। ये जस्ट बेसिक एक बार बता दिया, वापस से देख लो। अगर नहीं ध्यान में आ रहा होगा तो फर्स्ट और सेकंड वीडियो फिर से एक बार देखो, क्योंकि उसमें करंट के बारे में ही पूरा समझाया और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो समझाया, ठीक है? तो वो देख लेना। तो ये फॉर्मूला याद रखो पोटेंशियल डिफरेंस का, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और यूनिट इसका कूलम अपॉन सेकेंड या साइंटिस्ट के नाम पे एम्पियर, इसका जूल, चार्ज का कूलम या साइंटिस्ट के नाम पे वोल्ट। दोनों के डायमेंशंस निकाले हुए हैं डायमेंशंस के इसमें, फिर भी एक बार देख लेना। तो करंट तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, अगर करंट के डायमेंशन लिखेंगे तो फंडामेंटल क्वांटिटी m0 l0 t0 i⁻⁴ या a⁻⁴ भी लिख सकते हैं। पोटेंशियल के डायमेंशंस ये निकाले अपन, यार देख लेना एक बार। m1 l2 p-3 i-1, तो ये उसके डायमेंशन। जस्ट बेसिकली है, ओम्स लॉ भी शुरू करेंगे। 2 वीडियोस में हो चुका है, आप लोग देख लेना। बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, तो जस्ट ये रिवाइज कर लो एक बार, देख लो। अब चलेंगे अपन ओम्स लॉ पे। ये फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला याद रखो। पोटेंशियल डिफरेंस का लॉजिक याद रखो। सेल लगाएंगे तो एक पोटेंशियल का डिफरेंस तैयार होगा, एक टर्मिनल नेगेटिव एक टर्मिनल पॉजिटिव। तो उसमें केमिकल एनर्जी की वजह से एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाता और एक प्लेट पे पॉजिटिव, एक डिफरेंस तैयार हो जाता चार्ज का, पोटेंशियल का डिफरेंस तैयार हो जाएगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव होना शुरू हो जाएंगे। तो फिर से देखो, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट इलेक्ट्रॉन आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। लर्न करने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स पे, ये नेगेटिव रिपेल करेगा, इधर अट्रैक्ट होगा। तो देखिए, नोट डाउन करो बेटा, ये सब हो चुका है फर्स्ट 2 वीडियोस में, अपन ने यही लिया है, ठीक है? अब अपन चलते हैं ओम्स लॉ। तो एक बार ये कन्वेंशनल करंट दिखा देते हैं। याद रखना, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन, जब भी बैटरी यूज करेंगे, डीसी वोल्टेज दिखाएंगे तो करंट की डायरेक्शन बताना जरूरी है। ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना? ध्यान से सुनना क्या कर रहा है। अब देखो, सपोज टैंक का एग्जांपल ले लेते पहले। ये टैंक है, इसमें पानी भरा है, इसको अपन ने एक स्टैंड पे रख दिया, ठीक है? टैंक को स्टैंड पे रख दिया अपन ने, और उसमें पूरा वाटर फिल्ड, समझो ये वाटर फिल्ड, ठीक है? अब हमने यहाँ पे पानी का एक टैप निकाल लिया है वहां से, और यहाँ पे टैप लगा दिया, ठीक है? तो अभी टैंक की हाइट है, समझो कितने मीटर? 10 मीटर, और ये अपना टैप है, यहाँ से पानी आने वाला है, ठीक है? सेकेंड केस में हम क्या करेंगे,
टैंक को ज्यादा हाइट पे रखेंगे, टैंक को थोड़ी हाइट बढ़ा दिया हम लोगों ने, ठीक है, और यहाँ पे भी टैप लगा दिया, यहाँ से भी पानी निकलने वाला है, ग्राउंड पे दोनों सेम ही, ठीक है। ये हाइट 10 मीटर है, ये हाइट है 20 मीटर, तो टैंक को ज्यादा हाइट पे ले गए, मतलब हाइट का डिफरेंस मैंने बढ़ा दिया, तो पानी का फोर्स कहाँ ज्यादा रहेगा। आप लोगों ने शायद कभी ऑब्जर्व किया हो, नहीं किया हो, जिनके घर ग्राउंड फ्लोर पर है और फर्स्ट फ्लोर पे उन्होंने टैंक रखा हुआ है, उनके यहाँ अगर टैप आप ओपन करेंगे तो पानी की स्पीड कम रहती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कम है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम मिलेगी, यानी हाइट का डिफरेंस कम है तो यहाँ पानी के फ्लो का जो स्पीड है वो भी कम रहेगा। हाइट कम, पानी के फ्लो का स्पीड कम। हाइट ज्यादा है, ज्यादा हाइट से पानी नीचे आ रहा, तो डेफिनेटली आप उनके यहाँ अगर कभी टैप ओपन करके देखेंगे तो आपको पानी का स्पीड ज्यादा फील होता, क्योंकि हाइट ज्यादा है तो पानी की स्पीड भी ज्यादा रहेंगी, क्योंकि उसमें ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है। तो हाइट ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा, पानी का फ्लो स्पीड ज्यादा मिलेगी अपने को। जबकि टैंक सेम है, टैप भी ने सेम यूज किया है, सिर्फ अपन ने हाइट बदल दिया है। तो जितना ज्यादा हाइट का डिफरेंस उतना ज्यादा पानी का फ्लो, ये लॉजिक याद रखो, ठीक है। जितना ज्यादा हाइट, अगर इस टैंक को और ज्यादा हाइट पे ले जाए तो पानी का स्पीड और ज्यादा हो जाएगा, पानी और ज्यादा स्पीड से टैप में से निकलेगा। ये कभी आप लोगों ने ऑब्जर्व करना घर पे भी, अगर आपका ग्राउंड फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे आपने टैंक रखा हुआ है, ओपन करके देखो, और किसी के यहाँ अगर सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पर है और टैंक उसके ऊपर रखा हुआ है, तो डेफिनेटली पानी का फोर्स ज्यादा रहेगा, पानी का फोर्स ज्यादा रहेगा। तो जितना ज्यादा हाइट का डिफरेंस, उतनी ज्यादा इसमें पोटेंशियल एनर्जी, उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। सिंपल लॉजिक अगर देखें तो हाइट का डिफरेंस जितना ज्यादा है, पानी का फ्लो का जो स्पीड है वो भी उतना ही ज्यादा रहेगा। अब यहां आते हैं, इस पे आते हैं, ये मिटा रहा, अच्छा एनर्जी। अब क्या करते हैं, यहां पे एक सेल लगाया है, तो पोटेंशियल मान लो यहां लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट, तो यहां कितना मिल रहा है 1.5 वोल्ट। अब मैं जैसे यहां हाइट बढ़ा दिया, डबल कर दिया, वैसे यहां सेल डबल कर, मान लो 2 सेल लगा दिए एक के बाद एक, तो ये हो गया 1.5 प्लस 1.5, यानी कितने वोल्ट हो गया 3 वोल्ट। हमने जैसे यहां हाइट का डिफरेंस बढ़ाया, वैसे हमने यहां पे पोटेंशियल का डिफरेंस बढ़ा दिया। पहले एक सेल था, अब हमने 2 सेल सीरीज में लगा दिए, तो पोटेंशियल का डिफरेंस बढ़ गया। पोटेंशियल का डिफरेंस बढ़ गया तो करंट का फ्लो भी बढ़ जाएगा। यही है ओहम्स लॉ, कि आप जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे आपको उतना ही ज्यादा करंट मिलेगा। जैसे यहां है कि आप जितना टैंक हाइट पे रखेंगे उतना ही पानी का स्पीड ज्यादा मिलेगा, पानी का फ्लो फास्ट मिलेगा। उसी तरह आप जितने ज्यादा सेल यहाँ पे लगाएंगे, यानी जितने ज्यादा पोटेंशियल आप लगाएंगे, उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा, करंट। यही है ओहम्स लॉ, बस इसको स्टेटमेंट में बोलना है। देखो समझा गया, ठीक है। फिर से देखना, हाइट बढ़ा दिया, पानी वही है, टैंक वही है, टैप वही है, सब कुछ वही रखा है, सिर्फ मैंने हाइट डबल कर दिया, तो पानी का फ्लो जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी यहाँ पे। उसी तरह मैंने यहाँ पहले एक सेल लगाया था, अब मैंने 2 सेल लगा दिए, मतलब मैंने पोटेंशियल पहले 1.5 था, अब मैंने कर दिया 3। मैंने पोटेंशियल अगर बढ़ा दिया है, जैसे यहाँ हाइट बढ़ाया था, हाइट का डिफरेंस बढ़ाया, वैसे यहाँ पे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया तो करंट भी ज्यादा रहेगा, फ्लो भी ज्यादा इंक्रीज होगा। जैसे यहाँ पानी का स्पीड इंक्रीज हुआ है, वैसे यहाँ करंट इंक्रीज होगा। देख लो एक बार, समझ में आता है। यही ओम्स लॉ है कि आप जितना ज्यादा वोल्टेज लगाएंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा, जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट, दैट इज ओम्स लॉ। तो हम बोल सकते हैं इन दोनों के बीच में कौन सा वेरिएशन है, डायरेक्ट वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा। इसके साथ कंपैरिजन में याद रखो, स्टेटमेंट इजी है, समझ के करो। देखो, और मान लो अगर मैं एक और सेल लगा दूं, एक और सेल लगा दो 1.5 वोल्ट का, अब मैंने 3 सेल लगा दिए, एक और सेल लगा दिया, तो अब ये हो गया 1.5 1.5 1.5 4.5 वोल्ट। तो डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया, करंट भी बढ़ गया, डायरेक्ट रिलेशन, जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा। देखो इस पर से याद रखो, जितनी ज्यादा तुम हाइट इंक्रीज करेंगे उतना पानी का स्पीड उस टैप में से बढ़ जाएगा।
सेम यहाँ है, जितनी ज्यादा तुम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, यहाँ हाइट का डिफरेंस था पानी के फ्लो में, या पोटेंशियल डिफरेंस है, तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा करंट, दोनों के बीच में डायरेक्ट वेरिएशन है, यही ओम्स लॉ है अपना, सिंपल लॉजिक। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों के पास होगा बेबी, शायद छोटे बच्चों का एक एक्सपेरिमेंट किट आता जिसमें मैग्नेट्स, छोटे छोटे बल्ब जो सेल पे चलते, छोटा सा डीसी मोटर, ऐसे पैक आता पूरा। अगर किसी के पास होगा तो उसने करके एक छोटा सा वीडियो बनाना 2-3 मिनट का, ग्रुप में डाल देना व्हाट्सएप पे या मेरे नंबर पे डालना, तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। तो वहां एक देखो छोटा सा बल्ब रहता है ऐसा होल्डर, और यहाँ एक छोटा सा बल्ब, किसी के पास होगा तो उसने डेफिनेटली करना है। यहाँ दो कनेक्शन के लिए रहे, अब मैं यहां लगा रहा सेल, ऐसी अरेंजमेंट बहुत सारे बच्चों के पास होगा। अगर किसी के पास होगा तो उसने जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करना, और एक छोटा सा वीडियो बना के आप लोगों ने भेजना है। अगर हो गया तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। छोटे छोटे साइंटिफिक किट्स आते हैं जिसमें मैग्नेट्स रहते हैं, ऐसे छोटे छोटे बल्ब, उसमें होल्डर भी रहता है, सेल से चलने वाले बल्ब रहते हैं, अपने को सॉकेट का यूज करने की जरूरत नहीं है उसमें। तो देखना, अब अपन ने क्या किया है, ये वायर है, एक मिनट इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। यही डायग्राम है, बस वायर को उसके ओरिजिनल शेप में बना दिया, और बीच में हमने क्या लगा दिया है, बल्ब, बीच में हमने क्या लगा दिया, बल्ब। हाँ, अब किसी ने बोला डायरेक्शन बताओ करंट की, तो देखना ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ठीक है, थोड़ा दूर बनाना है, ये देखिए, तो करंट की डायरेक्शन ये देना कन्वेंशनल करंट, ठीक है, पॉजिटिव टू निगेटिव। किसी ने बोला इलेक्ट्रॉन की तरफ फ्लो रहा, उसके अपोजिट में फ्लो रहा, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, करंट फ्लो होगा। अब आपने एक सेल लगाया है और आप बल्ब की ब्राइटनेस नोट डाउन करना, बल्ब की ब्राइटनेस नोट डाउन करना, मतलब विजिबल इफेक्ट है, ब्राइटनेस देख लो कितनी है, ठीक है। अब क्या करो आप लोग, वहीं पे दूसरा सेल लगा दो, कुछ करना नहीं है, ये एक सेल है देखो, ठीक है, ऐसा रहता हो जिसपे लिखा रहेगा 1.5 वोल्ट, घर पे जो पेंसिल सेल रहता है ऐसा रहता, एक और लगा दो उसके सामने, ऐसे हाथ से भी पकड़ेंगे तो करंट नहीं लगता उसमें, यार इतना ज्यादा करंट नहीं रहता। ये दूसरा सेल लगा दिया, इसमें भी लिखा है 1.5, तो ये पॉजिटिव रहता, ये निगेटिव, ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये निगेटिव समझो, तो ऐसे दो सेल लगा दिए, ये है। तो अब बल्ब की ब्राइटनेस देखना, बल्ब की ब्राइटनेस थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, विजिबल इफेक्ट है। अगर किसी के पास वो किट होगा तो करके देखना, और एक छोटा सा वीडियो बना के भेजना। अदरवाइज जो लॉजिक बताया था टैंक वाला, उससे याद रखो कि जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा करंट। उसी तरह यहाँ पे मैंने पोटेंशियल जितना ज्यादा लगाया है, बल्ब ब्राइट उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें से उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा, ठीक है। फिर एक काम करना, 3 सेल लगाना, ये हाथ से होल्ड करके रख सकते हैं, ये वायर एक यहाँ पे, एक वायर यहाँ पे, ऐसे आप हाथ से भी पकड़ के रखेंगे तो आपको शॉक नहीं लगने वाला, ज्यादा वोल्टेज नहीं है, करंट भी ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। अब एक और सेल लगाओ, ठीक है, तो एक और सेल लगा दिया 1.5 वोल्ट का, ये 3 सेल हो गए, 1 2 ये और ये 3, तो ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, 3 सेल लगा दिया, तो टोटल हो गया 4.5। तो अब अगर आप नोटिस करेंगे तो बल्ब का ब्राइटनेस और ज्यादा इंक्रीज हो गया, बल्ब आपको डेफिनेटली उससे इनिशियली जब एक सेल लगाया था तो एकदम डिम सा जलेगा, 2 सेल लगाएंगे तो थोड़ा ब्राइट हो जाएगा, 3 सेल लगाएंगे तो और ब्राइट हो जाएगा। 220 वोल्ट नहीं लगाना इसको घर का, वो बल्ब ब्लास्ट हो जाएगा, इतना ज्यादा करंट फ्लो होगा उसमें से। तो ये खेलने के लिए आता बच्चों में, मैं फिर से बोल रहा, अगर आपने देखा होगा 7th 8th 9th 10th में आजकल बच्चे वो किट नहीं मांगते, मोबाइल मांगते, तो अगर किसी के पास किट होगा वो, तो डेफिनेटली उसने वीडियो बना के भेजना। पहले एक सेल हाथ से कनेक्ट करना, शॉक लगने वाला नहीं है, ठीक है। तो देखना बल्ब की ब्राइटनेस नोट डाउन करना है, वीडियो में दिखेगी कि हाँ बल्ब की ब्राइटनेस क्या है। फिर उसके साथ में एक और सेल लगाओ तो डेफिनेटली बल्ब की ब्राइटनेस इंक्रीज होगी, फिर एक और सेल लगाओ तो बल्ब की ब्राइटनेस और ज्यादा इंक्रीज होगी। तो जितने ज्यादा वोल्टेज लगाएंगे उतना वो बल्ब ज्यादा ब्राइट होते जाएगा, क्योंकि जितना तुम वोल्टेज लगा रहे उतना बल्ब में से क्या इंक्रीज हो रहा, करंट, उतना ज्यादा करंट इंक्रीज हो रहा, ठीक है। तो वोल्टेज इसके अक्रॉस जो लगा रहे हैं, इसके अक्रॉस जो लगाया है वोल्टेज V,
ठीक है, ये वोल्टेज V और इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा I, इनके बीच में कौन सा वेरिएशन रहेगा? डायरेक्ट। तो आप जितना ज्यादा करंट लगाएंगे उतना ज्यादा आपको वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट ले लेते हैं। देखो, V is directly proportional to I, यही स्टेटमेंट है। या आप उल्टा भी बोल सकते हैं, I is directly proportional to V। प्रोपोर्शनल में ये इसको प्रोपोर्शनल या ये इसको प्रोपोर्शनल, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलेगा, दोनों में से कुछ भी चलेगा। ठीक है, अब डायग्राम अगर अच्छे से बनाना है तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, बल्ब की जगह एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता तो अपोजिशन नहीं रहता, पर जब बल्ब में फ्लो होगा तो थोड़ा सा अपोजिशन क्रिएट होगा। अपोजिशन कैसे क्रिएट होगा वो बाद में देखेंगे। तो इस बल्ब को आप ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, इसको नाम दिया है रेजिस्टेंस या रेजिस्टर भी बोल सकते हैं, और ये लगा दिया सेल। तो ये आप बल्ब ऐसे भी बना सकते हैं, ये बल्ब बन गया। तो ये रेजिस्टर है, उसका क्या काम है वो बाद में बताता। तो यहाँ आपने जो लगाया है वो है पोटेंशियल डिफरेंस V और यहाँ है करंट। तो ये डायग्राम बना, ये डायग्राम बना, चलिए ठीक है। स्टेटमेंट देख लेते सबसे पहले। अब इसमें आपको बल्ब नहीं बदलना है, बल्ब नहीं चेंज कर रहे हैं, जो सिंगल बल्ब लिया था वही यूज करेंगे, क्योंकि अगर आपने बल्ब बदल दिया तो हो सकता है उसका रेजिस्टेंस बदल जाए या उसका अपोजिशन बदल जाए, उसका ऑपरेशन बदल जाए। जैसे आप अगर CFL देखेंगे, एक रहता, अलग अलग पावर के आते, 2 वैट का, एक रहता 10 वैट का, एक रहता 20 वैट का, एक रहता 40 वैट का। तो पावर बढ़ते जा रहा, तो पावर ज्यादा है तो ब्राइटनेस तो अपने आप ही चेंज हो जाएगी, और जो उसको करंट चाहिए या जो वोल्टेज चाहिए वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि आपने बल्ब चेंज नहीं करना है, तो वो फिक्स रखना है। तो एक बार ये हटा देते, फिर से बना लेंगे। तो V और I के बीच में डायरेक्ट वेरिएशन, तो लिखते समय ऐसे लिखना है, सो लॉन्ग एज द फिजिकल स्टेट। कौन सा स्टेट? फिजिकल। ये ध्यान रखना, सो लॉन्ग एज द फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन सेम। जब तक फिजिकल स्टेट सेम है, मतलब ये जो बल्ब लगाया है वो सेम है, उसको बदलने वाले नहीं है, तो उसके अंदर का जो फिलामेंट है वो सेम रहेगा। तो फिजिकल स्टेट में क्या क्या था वो याद रखो, लेंथ, यानी ये समझो वायर है तो उसकी लेंथ, ठीक है, ये लेंथ। सेकेंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सब समझा रहा है डिटेल में, पहले एक बार सुन लो खाली। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब ये वाला एरिया, ये जो शेड किया है ये एरिया, ये बल्ब का फिलामेंट बनाया है, क्योंकि यहाँ पे बल्ब के अंदर देखेंगे ध्यान से तो फिलामेंट रहता, तो ये उसका एरिया, ये उसकी लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ यहाँ लिख लेते। थर्ड थिंग, टेम्परेचर, एंड फोर्थ इज मटेरियल। एक चीज समझाऊंगा बाद में, पहले अब ओम्स लॉ समझ लेते। तो फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर सेम होनी चाहिए। क्या सेम होनी चाहिए? फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर। तो अपन बोलेंगे सो लॉन्ग, जब तक, यानी सो लॉन्ग एज अ फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर रिमेन सेम। ये जो कंडक्टर अपन ने बल्ब लगाया उसका फिजिकल स्टेट सेम रहना चाहिए। मतलब क्या क्या सेम होना चाहिए? उसकी लेंथ उतनी होनी चाहिए, यानी बल्ब बदल ही नहीं रहे ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी उतना ही होना चाहिए, टेम्परेचर भी उतना ही होना चाहिए, और मटेरियल भी वही यूज हो रहा जो पहले हो रहा था। अगर आप ये कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, यानी बल्ब मैंने फिक्स रखा है, देन current flowing through the conductor is directly proportional to potential difference applied across it. Current flowing through the conductor, ये I, is directly proportional to the potential difference applied across it. इसे स्टेटमेंट सुनना ओम्स लॉ का, फिर ये मैं अच्छे से समझाऊंगा। पहले एक बार स्टेटमेंट देख लेते क्या है, फिर देखेंगे। So long as the physical state of a conductor remains same, जब तक फिजिकल स्टेट सेम है, मतलब अपन उसमें चेंजेस नहीं कर रहे। फिर से बोल रहा, अगर आप एक सेल लगाया, फिर 2 सेल लगाया, फिर 3 सेल लगाया, तो अपन सिर्फ पोटेंशियल बदल रहे हैं और करंट गिनेंगे। पोटेंशियल बदल रहे और करंट गिन रहे,
हमने बल्ब चेंज नहीं किया। अगर आप बोलेंगे मैंने एक सेल लगाया एक बल्ब को, फिर बाद में 2 सेल लगाते समय मैंने बल्ब बदल दिया, तो फिर ये कंडीशन बदल जाएगी। ठीक है, तो फिर से सुनो, so long as the physical state of a conductor remains same, फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर यानी ये जो बल्ब लगाया है वो सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे, जो रेजिस्टेंस लगाया है वो सेम है, तो so long as the physical state of a conductor remains same, तो फिजिकल स्टेट में क्या क्या आएगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर और मटेरियल। अगर बल्ब नहीं चेंज कर रहे आप लोग तो सब चीजें कांस्टेंट ही रहेंगी। देन the current flowing through the conductor is directly proportional to potential difference applied across it। जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा करंट, पर इसको नहीं बदलना है। क्यों नहीं बदलना है वो समझा था, इतना नोट डाउन कर लो पहले, फिर आगे चलते। ये अच्छे से नोट कर लो। जैसे अपन ने टैंक के टाइम बोला था कि टैंक वही है, पानी वही है, टैप वैसा ही है, नहीं तो एक जगह तुम बारीक टैप लगाएंगे, एक जगह तुम बड़ा टैप लगाएंगे, तो चलेगा क्या, नहीं। तो कंडीशन सेम है। तो जब हाइट बढ़ा रहे यानी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे तो ये सेम रखना है बल्ब। तो उसके लिए क्या क्या सेम रहेगा, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड मटेरियल। उसका इफेक्ट क्या होता है वो बाद में देखेंगे। फिर से सुनना स्टेटमेंट, ध्यान से सुनो। ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट है, इसकी एप्लीकेशन भी है अपने को 12th स्टैंडर्ड में, तो आप लोगों को याद रखना है। ध्यान से सुनना। तो ओहम्स नाम के साइंटिस्ट ने ये लॉ दिया था, उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रिलेशन निकाला है कि आप जितना ज्यादा पोटेंशियल लगाएंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। 10th में भी शायद आप लोगों ने वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म भी किया होगा, मैं समझाऊंगा वो भी, पहले ये देख लें। फिर से सुनो, so long as the physical state of a conductor remains same, physical state of a conductor remains same, ये लाइन अगर भूल गए तो फिर गए मार्क्स। so long as the physical state of a conductor remains same, the current flowing through the conductor is directly proportional to potential difference applied across it। फिर से सुनना, so long as the physical state of a conductor remains same, the current I flowing through the conductor is directly proportional to potential difference applied across it। लास्ट का स्टेटमेंट होगा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। so long as the physical state of a conductor remains same, so long as the physical state of a conductor remains same, the current I flowing through the conductor is directly proportional to potential difference applied across it। ठीक है, तो जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा करंट, ऐसे बोलना है। और एक चीज याद रखना, जब भी आप प्रोपोर्शनल की साइन हटा के एक कांस्टेंट लिखेंगे, यहाँ पे एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा, तो यहाँ हम डालने वाले एक कांस्टेंट। तो जब भी आप प्रोपोर्शनल की साइन हटाते एक कांस्टेंट डालते, तो वो कांस्टेंट डालते समय, अभी फिलहाल यहाँ वो कांस्टेंट है समझो r, ठीक है, तो वो कांस्टेंट जो रहेगा याद रखना, उसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इट इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी वो कांस्टेंट है और वो v और i पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं डिपेंड करेगा वो भी समझा रहा, ध्यान से समझना। जब भी अपन प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे, जब भी अपन प्रोपोर्शनल की साइन हटाते, याद रखना अपन वहां एक कांस्टेंट लिखते, उसको कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस इक्वेशन में जो भी चीजें हैं वो उन पे डिपेंड नहीं करता, तो फिर वो काय पे डिपेंड करेगा बता। तो ये अपना इक्वेशन हो गया, फिर से लिख लेते। तो ये i वैसे प्रोपोर्शनल की साइन हटाए तो कांस्टेंट डाली है r, या अपन हमेशा जैसे बोलते v = i, मल्टीप्लिकेशन है। चलिए, दिस इज ओम्स लॉ इक्वेशन। तो ये r है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है वो समझा था, पहले देख लीजिए इक्वेशन, और वो काय पे डिपेंड करता वो भी देखेंगे। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट और ये हो गया इक्वेशन। और अगर आप चाहे बहुत ही अच्छा होगा, फिजिकल स्टेट का मीनिंग ब्रैकेट में लिख दो,
फिजिकल स्टेट रिमेन्स सेम, तो ब्रैकेट में लिखना लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड मटेरियल रिमेन्स सेम। ये सब चीजें अगर सेम है तो ही ये रूल लगेगा। अगर आपने बल्ब बदल दिया और आप पोटेंशियल चेंज कर रहे हैं, 3 बार फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, 3 बार सेल बदले और तीनों बार बल्ब भी बदल दिया, तो ये रूल अप्लाई नहीं होता। ये रूल तो अप्लाई नहीं होगा। एक बार देखो, फिर समझाता हूं वापस। तो हम समझेंगे रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, उसका एक्सप्लेनेशन देंगे अच्छे से। ये इक्वेशन हो गया ओम्स लॉ का, V = IR। अब उससे पहले एक चीज समझ लो, स्टेटमेंट में हम लोगों ने बोला है कि फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर यानी लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर और मटेरियल ये कांस्टेंट होना चाहिए, यानी सेम होना चाहिए, इसको मत बदलो। जब प्रोपोर्शनल की साइन हटाए तो एक कांस्टेंट डाले, तो इक्वेशन में ये कांस्टेंट है, स्टेटमेंट में बोला ये कांस्टेंट रखो। इसका मतलब बल्ब का जो रेजिस्टेंस है, जिसका मीनिंग आप समझेंगे, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा। तो याद रखना, किसी ने पूछा, देखो फिर से मैंने भी बताया कि आप प्रोपोर्शनल की साइन हटा के जब एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डालेंगे, जो कि यहाँ R है, जिसको हमने नाम दिया है रेजिस्टेंस, वो इन पे काय पे भी डिपेंड नहीं करेगा। फिर किसी ने पूछा, अरे यार ठीक है, तुम बोल रहे हो उन पे डिपेंड नहीं करेगा, तो फिर वो काय पे डिपेंड करेगा? तो इक्वेशन के पहले जो स्टेटमेंट है उसमें वही बोला है कि ये कांस्टेंट है रेजिस्टेंस। तो सिर्फ बोलते समय बोला नहीं था, फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर बोला था। तो फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर मतलब क्या सेम होगा? रेजिस्टेंस। तो ये जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड काय पे करेगा? लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर और मटेरियल। किसी ने पूछा रेजिस्टेंस काय पे डिपेंड करता, तो V और I इक्वेशन में है और वो उन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी की साइन निकाल के उसको कांस्टेंट बोल रहे हैं अपन, तो वो इन दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा वो नंबर्स के साथ भी बताऊंगा। तो फिर किसी ने पूछा, ठीक है चलो वो उन पे डिपेंड नहीं करता इक्वेशन में, फिर वो डिपेंड काय पे करता? तो याद रखो, फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर यानी रेजिस्टेंस ही चेंज होगा। अगर ये बदला तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा, फिर इन दोनों के बीच में का डायरेक्ट वेरिएशन खत्म। तो रेजिस्टेंस काय पे डिपेंड करता? लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड मटेरियल। पहले रेजिस्टेंस का मीनिंग समझते, फिर वो वापस से देखेंगे कि वो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करता, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता। मटेरियल वाला लॉजिक सिर्फ समझा दूंगा, अपने को है नहीं वो, ठीक है। तो एक बार ये डायग्राम हटा दें, रेजिस्टेंस का मीनिंग समझ लो पहले। तो ध्यान दो, फिर से लिख रहे हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर, ये कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब क्या कांस्टेंट होना चाहिए? रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। रेजिस्टेंस काय पे डिपेंड कर रहा है? इसका मतलब लेंथ, सेकेंड इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, third is temperature and fourth is material। तो देखो स्टेटमेंट में फिर से क्या लिख रहा है, स्टेटमेंट एक बार सुनना, so long as the physical state of a conductor remains same, फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। और इक्वेशन में बोला कि R कांस्टेंट है, तो मतलब फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर मतलब रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। कब कांस्टेंट रहेगा? जब ये सब कांस्टेंट रहेंगे। तो लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर और मटेरियल सब फिक्स है, तो फिजिकल स्टेट फिक्स रहेंगी, मतलब रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट रहेगा, जो कि कांस्टेंट होना चाहिए। अगर वो कांस्टेंट है तो जितना ज्यादा वोल्टेज लगाएंगे उतना ज्यादा करंट मिलेगा आप लोगों को। तो ये इक्वेशन हो गया। अब रेजिस्टेंस का मीनिंग समझना, मीनिंग बता रहा है, डेफिनेशन नहीं, डेफिनेशन बाद में लेंगे, ठीक है। समझो ये है बल्ब, थोड़ा सा बड़ा ही बना रहा है, देखो सपोज दिस इज द बल्ब, ठीक है। इसको पोटेंशियल डिफरेंस लगाया था अपन ने, ये वो वायर है। तो अब अच्छा इधर बना लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव, तो बल्ब के अंदर से नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है ऐसे। तो होगा क्या? रेजिस्टेंस का मीनिंग समझना,
रेजिस्ट मींस टू अपोज, रेजिस्टेंस का मीनिंग होता अपोजिशन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल पे मूव होंगे तो खाली जगह नहीं है, ये कंडक्टर जो है वो खाली जगह नहीं है, उसमें एटम्स है, एटम से ही बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन खाली फ्री हो गया तो इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव और बचा हुआ जो रहेगा वो पॉजिटिव आयन बोलो। तो एटम्स है और दूसरे भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव होंगे तो उनके होंगे कोलिजन, टक्कर होगी। जैसे आप ट्रैफिक में जा रहे हैं, ठीक है, आपके आजू बाजू में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, यानी आप इलेक्ट्रॉन है समझो गाड़ी पे, बाजू में बाकी भी इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ क्या, या कभी होगा नहीं इसकी गारंटी है क्या? नहीं, एक्सीडेंट होते हैं अपन सुनते। तो अब जब गाड़ी चला रहे तो हो सकता है आप बाजू वाले इलेक्ट्रॉन से यानी बाजू वाले की गाड़ी से कोलाइड हो जाए, या आप किसी पोल से कोलाइड हो गए यानी एटम से कोलाइड हो गए, किसी स्टेशनरी चीज से कोलाइड हो गए, तो कोलिजन होंगे। कोलिजन हुआ, एनर्जी गई, मेरा कोलिजन हो गया, मेरी काइनेटिक एनर्जी के मैं वहां रुक गया, ठीक है, पर फिर से कौन एनर्जी सप्लाई करेगा? सेल, फिर से आगे चलना शुरू कर देगा। तो रेजिस्टेंस मतलब अपोजिशन। आप लोग देखो अभी CFL तो इतने ज्यादा गर्म नहीं होते, पर आप कोई भी चीज देख लो, मोबाइल चार्जर भी आप लगाएंगे तो वो गर्म होता, थोड़ा गर्म होता, ठीक है। टीवी आप चला रहे होंगे तो टीवी को टच करके देखो, यू कैन फील द हीट। सेट टॉप बॉक्स है आपका टीवी का, उसको टच करके देखो, अगर आधा एक घंटा चल रहा है तो यू कैन फील दैट हीट। उसमें रेजिस्टेंस है, कम है मगर है। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा? कोलिजन होंगे। जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं तो ये दो इलेक्ट्रॉन है, हो सकता इन दोनों का कोलिजन हो या इसका किसी एटम के साथ कोलिजन हो। कोलिजन हो गया तो उनकी काइनेटिक एनर्जी गई, तो वो काइनेटिक एनर्जी काय में कन्वर्ट हो जाती फिर हीट में। इसीलिए देखो कोई भी अप्लायंस जब आप चला रहे तो थोड़ा बहुत तो गर्म होता है। जहां अपने को ज्यादा गर्म करना है, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक गीजर या इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस करते ना, आयरन गर्म होना चाहिए, तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस ज्यादा रखेंगे, कोलिजन ज्यादा होंगे, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का लॉस, ज्यादा हीट जनरेट होगी। समझ में आया? तो रेजिस्टेंस का मीनिंग समझना कि बल्ब लगा दिया, बल्ब लगा दिया मतलब एक रेजिस्टेंस लगा दिया, तो उसके अंदर से जब करंट फ्लो होगा, करंट यानी वो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे नेगेटिव टू पॉजिटिव, और कन्वेंशनल करंट अपोजिट में दिखाते हैं, दिखाई देते। चलो ये तो जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उनके रास्ते में कोलिजन होंगे दूसरे एटम्स के साथ या पॉजिटिव आयन के साथ बोलो, या एक दूसरे के साथ यानी इलेक्ट्रॉन्स के साथ। कोलिजन की वजह से उनकी एनर्जी गई, काइनेटिक एनर्जी गई, एनर्जी का लॉस नहीं होता कभी, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो काइनेटिक एनर्जी कहां गई? वो कन्वर्ट हो गई हीट में। इसीलिए आप लोग देखो, अगर आप आधा एक घंटा कोई भी अप्लायंस चलाएंगे तो गर्म होता, कोई भी मोबाइल चार्जर भी अगर आप लगाएंगे तो देखना, मोबाइल चार्जर को टच करके देखो, यू कैन फील द हीट, थोड़ा तो गर्म हो गई, ठीक है। सेट टॉप बॉक्स को टच करके देखो, थोड़ा तो गर्म हो गई। रेफ्रिजरेटर के साइड में आप टच करके देखो, मेटल बॉडी के आजू बाजू में थोड़ा सा, तो यू कैन फील द हीट, वो भी गर्म होगा। हाँ, कहीं कहीं पे कैसा होता है, ज्यादा हीट चाहिए, ज्यादा हीट चाहिए तो ज्यादा कोलिजन कराने पड़ेंगे। ज्यादा कोलिजन मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतने ज्यादा कोलिजन, उतने ज्यादा कोलिजन होंगे उतनी ज्यादा क्या जनरेट होगी? हीट, ठीक है। तो वो कैसे चेंज करते हो वो मैं बाद में समझाऊंगा। बल्ब पुराने अगर देखे होंगे, पुराने जमाने में कैसा बल्ब यूज होते थे, 40 वैट 60 वैट येलोइश कलर की वो लाइट लेते थे, तो वहां पे भी हीट ही जनरेट होती थी। वो बल्ब तो इतने गर्म हो जाते थे कि अगर आप 15 मिनट चला ले तो आप उस बल्ब को हाथ से टच नहीं कर सकते। CFL भी गर्म होते, CFL भी देखना, पर इतने ज्यादा गर्म नहीं होते जितने ये बल्ब होते थे गर्म, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का मीनिंग यहाँ याद रखो। रेजिस्टेंस मतलब जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो उनको एक अपोजिशन मिलेगा, उनके कोलिजन होंगे, तो कोलिजन की वजह से उनकी एनर्जी गई, एनर्जी गई तो एनर्जी कन्वर्ट हो गई काय में? हीट में, फिर वो वहां रुक गया, ठीक है। पर वो वहां रुका हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि सेल लगाया अपन ने, सेल एनर्जी देने के लिए लगाया कि भाई इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो वो उसको एनर्जी देगा, ठीक है। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। अगर ये रेजिस्टेंस बदल गया, अपोजिशन बदल जाएगा, अपोजिशन बदल गया तो करंट भी बदल जाएगा बिना पोटेंशियल बदले। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए जब ये एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करेंगे, इन दोनों का वेरिएशन देखना है तो आपको रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखना पड़ेगा। रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखना है मतलब क्या क्या कांस्टेंट रखना पड़ेगा? लेंथ कांस्टेंट रखनी पड़ेगी, एरिया कांस्टेंट रखना पड़ेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा और मटेरियल।
ये तभी पॉसिबल है कि जो एक बल्ब लगाया उसी को रहने दो। हाँ, थोड़ा बहुत टेम्परेचर तो चेंज होगा ही, थोड़ा गर्म होगा ही, तो ओम्स लॉ का ड्रॉबैक है वो अपन बाद में देखेंगे, थोड़ा तो गर्म होगा ही, ठीक है। पर ये 2 3 ये तो चीजें कांस्टेंट रहेंगी, ये मान लो थोड़ा चेंज हो सकता, बल्ब गर्म होगा, पर इसको छोड़ दो एक बार, ये और ये तीनों चीजें कांस्टेंट रहेंगी। तीनों कांस्टेंट है मतलब आप V और I का स्टडी कर सकते हैं कि जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट। रेजिस्टेंस का मीनिंग यहाँ नाम लिखा था खाली, ये कांस्टेंट है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मीनिंग बताया है, डेफिनेशन अभी भी नहीं लिया है, फिर से सुनना डेफिनेशन, सॉरी एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन बाद में लेंगे। इलेक्ट्रॉन सब एक डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, सॉरी इधर डायरेक्शन में, ठीक है, इधर मूव हो रहे हैं, तो रास्ते में उनके दूसरे एटम्स, जगह खाली नहीं है, एटम है वहां पे, दूसरे इलेक्ट्रॉन है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनके भी कोलिजन हो सकते हैं, तो कोलिजन होंगे। जितने ज्यादा कोलिजन यानी उतना ज्यादा अपोजिशन, जितने ज्यादा कोलिजन उतना ज्यादा अपोजिशन यानी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। तो जितना हाई रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी। तो आप लोग देखो हीटर, गीजर, जहां हीट ही जनरेट करनी है पानी गर्म करने के लिए, या इलेक्ट्रिक आयरन उस मेटल प्लेट को गर्म करना है, तो अंदर ऐसा मटेरियल या ऐसी वायर यूज करते हैं जिसका रेजिस्टेंस हाई है। रेजिस्टेंस हाई है मतलब कोलिजन ज्यादा होंगे, कोलिजन ज्यादा होंगे मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा और हीट ज्यादा जनरेट होगी। और ऐसे डिवाइसेस में देखो एनर्जी भी ज्यादा सप्लाई करनी पड़ती है। अगर आप गीजर चला रहे, हीटर चला रहे या आयरन चला रहे तो मीटर की रीडिंग फास्ट हो जाती है थोड़ी सी। क्यों? क्योंकि ज्यादा एनर्जी का लॉस यानी ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हुआ है, डेफिनेशन अभी भी नहीं हुई है, डेफिनेशन में बताऊंगा। पर याद रखना रेजिस्टेंस का पे डिपेंड करता, लेंथ ये अपन लेंगे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है साथ में, टेम्परेचर का अलग है, मटेरियल का नहीं है, पर उसका लॉजिक मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो रेजिस्टेंस इन तीनों पे कैसे डिपेंड करता वो अपने को है, इसका नहीं है, तो वो छोड़ देंगे एक बार, मतलब ओरली एक बार जस्ट एक्सप्लेनेशन बता दूंगा। तो फिर से समझना, जब मैं बोलूं रेजिस्टेंस तो वो कितना अपोजिशन क्रिएट करेगा फ्लो ऑफ करंट को। फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट मतलब अभी कंडक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कितना अपोजिशन क्रिएट करेगा, इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अपोजिशन, रेजिस्टेंस अपोजिशन। तो जब वर्ड यूज करूं कि बल्ब का रेजिस्टेंस कम है, अपोजिशन कम है, मैं बोलूं बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा है, अपोजिशन ज्यादा है, तो जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव होंगे तो उनकी कोलिजन होंगे, उसी कोलिजन को बोल रहे हैं अपन रेजिस्टेंस यानी अपोजिशन। क्योंकि कोलिजन हुआ तो उनकी एनर्जी गई, काइनेटिक एनर्जी गई, कोलिजन की वजह से रुक गए इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी गई, वो काइनेटिक एनर्जी काहे में कन्वर्ट होती, हीट में। याद रखना काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। फिर वो रेस्ट में नहीं रहेगा, वो तो रुका हुआ है वहां पे, एक्स्ट्रा एनर्जी बाद में वापस से कौन सप्लाई करेगा, सेल, कि भाई ठीक है ले और एनर्जी ले जा, रास्ता अपना कंप्लीट कर ले, ठीक है। आप घर पे ट्राई करना, सादा सेल लेना, पेंसिल सेल, उसको एक खाली वायर लगाना, ये मैंने लिया एक सेल जिसपे लिखा है 1.5 वोल्ट, इसको खाली एक वायर लगा दो, बल्ब वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, एक पतली सी वायर लेके यहां से या अंगूठे से दबा के रखो, उंगली से ऐसा, सिर्फ 2-1 मिनट रहने दो, वो भी वायर गर्म हो जाएगी, आपको चटका लगेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा, हीट जनरेट होती वहां पे। तो वायर का रेजिस्टेंस कम रहता पर है तो वहां पे भी हीट जनरेट होगी, बल्ब का रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा रहेगा, तो एनर्जी सप्लाई कौन करेगा, सेल, तो हीट जनरेट होगी, याद रखना। तो जो अपोजिशन है, जो कोलिजन है, जो अपोजिशन किसको मिल रहा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को मतलब रेजिस्टेंस किसको अपोज कर रहा, करंट। तो रेजिस्टेंस यानी अपोजिशन, और किसके लिए अपोजिशन है, करंट के लिए। तो याद रखो सिंपल लॉजिक, रेजिस्टेंस किसी ने बोला तो समझ जाना अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट को जो अपोज करेगा उसको बोल रहे हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ज्यादा है, हीट ज्यादा जनरेट होगी, रेजिस्टेंस कम है, हीट कम जनरेट होगी। अब मोबाइल चार्जर में कुछ कंपोनेंट्स लगाने तो पड़ते होंगे ना, तो वो हीट जनरेट होंगी थोड़ी बहुत, पर वहां अपना मेन एम हीट जनरेट करना नहीं है, इसीलिए कम हीट जनरेट होती है। तो आप लोग डेफिनेटली देखो, सेट टॉप बॉक्स को टच करके देखो, अगर 1-2 घंटे चला हुआ है, मोबाइल चार्जर को टच करके देखो, डेफिनेटली हीट फील होती है आप लोगों को। मोबाइल को हैवी यूज करो तो उसमें भी अंदर करंट ही फ्लो हो रहा, तो आप लोग देखेंगे गेम वगैरह खेलते समय मोबाइल की स्क्रीन या मोबाइल का बैक गर्म हो जाता है, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा, जितना ज्यादा हैवी यूज करेंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। देख लो
तो अब रेजिस्टेंस काय पे किसी ने पूछा, ठीक है रेजिस्टेंस की डेफिनेशन अभी भी नहीं हुई है, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बताऊंगा, पर ये याद रखो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट फिर से एक बार बता देता हूं, फिर से सुनना। So long as the physical state of a conductor remains same, so long as the physical state of a conductor remains same, जब तक physical state same है तब तक ही अप्लाई होगा, यानी अपने को ये बल्ब फिक्स रखना है, अगर बल्ब तुमने बदल दिए तो रेजिस्टेंस भी बदल जाएगा, इसीलिए उसको चेंज नहीं करना है। फिर से सुनो, so long as the physical state of a conductor remains same, the current I flowing through the conductor is directly proportional to potential difference applied across it, यानी जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा करंट। So long as the physical state of a conductor remains same, the current I flowing through the conductor is directly proportional to potential difference applied across it. ये प्रोपोर्शनल की साइन हटा दिया तो एक कांस्टेंट डाला, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस याद रखो काय पे डिपेंड करेगा, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड मटेरियल, इन पे कैसे डिपेंड करेगा वो अपन बाद में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे। और अभी रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट याद रखो कि जब इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव होंगे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, तो रास्ते में उनके कोलिजन्स होंगे, कोलिजन की वजह से उनकी एनर्जी गई, अपोजिशन मिला उनकी काइनेटिक एनर्जी को, अपोजिशन यानी टू रेजिस्ट यानी रेजिस्टेंस, तो वो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ तो वो काइन में कन्वर्ट हो गई हीट में। अब इलेक्ट्रॉन तो रुक गया तो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी कौन सप्लाई करेगा, फिर वापस सेल, तो सेल कंटिन्यूअस एनर्जी सप्लाई करता रहेगा। अगर हमारे को ज्यादा हीट जनरेट करनी है तो रेजिस्टेंस ज्यादा रखो, कम हीट जनरेट करनी है तो रेजिस्टेंस कम रखो। तो ये अपन और एक बार अच्छे से देखेंगे, ये सब है अपने को तीनों, ये नहीं है खाली, रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है देख लो एक बार, ये नोट डाउन करो। तो कॉन्सेप्ट फिर से एक बार समझना कि जब पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे और करंट फ्लो होना शुरू हो गया, इलेक्ट्रॉन मूव होना शुरू हुए, तो उनके कोलिजन होंगे, किसके साथ, दूसरे एटम्स के साथ, आयंस के साथ या दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो कोलिजन की वजह से उन फ्लो को अपोजिशन मिला, यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी गई, तो कोलिजन की वजह से वहां क्या जनरेट होगी, हीट, ठीक है। अब वो रुक गए तो वापस से फ्लो आने गई, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव है ना, अट्रैक्शन तो नहीं गई, तो एनर्जी कौन सप्लाई करेगा, सेल सप्लाई कर रहा हुआ एनर्जी, ताकि इलेक्ट्रॉन अपना सर्कल कंप्लीट कर सके, तो दैट अपोजिशन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये खाली उसका कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन अभी भी नहीं हुई है। तो किसी ने पूछा रेजिस्टेंस क्या पे डिपेंड करता है, तो बोलेंगे लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल, टेम्परेचर एंड मटेरियल। किसी ने बोला इक्वेशन में V और I है, उन पे डिपेंड करता क्या, नहीं, उन पे डिपेंड नहीं करता, बताना कैसे, आगे चलते। तो ये नेक्स्ट वीडियो में एक बार शॉर्ट में लेके फिर 1 2 3 ये कॉन्सेप्ट है अपने को कि इन तीनों पे रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता, मटेरियल वाला नहीं है, तो वो मैं शॉर्ट में आप लोगों को समझा दूंगा। अब देखो ये डायग्राम हटा दे, ओम्स लॉ बता रहा, जो आप लोगों ने शायद बचपन में परफॉर्म किया हो, मे बी शायद 10th में आप लोगों ने परफॉर्म किया ही था, ध्यान दो इधर, ये रेजिस्टेंस है, मतलब बल्ब है समझो, ये रेजिस्टेंस को ऐसे डिनोट करते हैं जिगजैग से, स्पीड ब्रेकर जैसे कि भाई अपोजिशन है, ठीक है, वो अपोजिशन दिखा दिया। नाउ यहां लगा दो एक सेल, अब करंट, कन्वेंशनल करंट देना पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं दिखा रहे, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, याद रखो। और यहां डेवलप हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस V। तो आप लोगों ने अगर परफॉर्म किया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा पोटेंशियल डिफरेंस गिनने के लिए हम लोग लगाते हैं यहाँ वोल्ट मीटर, और करंट गिनने के लिए लगाते हैं हम एमीटर। कौन सीरीज में कौन पैरेलल में वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो एमीटर लगाते हैं सीरीज में ताकि करंट गिन सके, वोल्ट मीटर लगाते हैं पैरेलल में ताकि हम वोल्टेज गिन सके। ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, अगर वोल्टेज गिनना है तो वोल्ट मीटर लगाओ और करंट गिनना है तो एमीटर लगाओ, ठीक है। अभी मान लो मैंने एक सेल लगाया, वोल्टेज, करंट, अब यहां ध्यान दो, तो रेजिस्टेंस का अगर फॉर्मूला लिखना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, R की जगह A V/Rt, ठीक है। तो वो बाद में लिखेंगे, कॉलम बना लेते हैं, 3 रीडिंग लिखेंगे, 1
2 3। हाँ, सपोज मैंने एक बच्चे को ये रेजिस्टेंस दे दिया, बोला तू घर पे ले जा, कुछ भी तेरे मन में है वो वोल्टेज लगा और करंट गिन के मेरे को बता। किसी एक बच्चे को दे दिया, रैंडम बच्चे को, तो वो गया, उसने वोल्टेज लगाया 2 वोल्ट, तो इसने यहां से गिना 2 वोल्ट, करंट गिना 1 एम्पियर, तो ये उसकी रीडिंग आ गई। फिर मैंने वही रेजिस्टेंस फिक्स रखा है, रेजिस्टेंस बदला नहीं है, मतलब मैंने क्या फिक्स रखा है, लेंथ फिक्स रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर और मटेरियल, मैंने वो रेजिस्टेंस वैसा का वैसा ही दूसरे को दे दिया। फिर बोला तू घर ले जा, तू कुछ भी वोल्टेज लगा, करंट गिन और मेरे पास लेके आ। मान लो उसने वोल्टेज लगाया 4 वोल्ट, उसको करंट मिला 2 एम्पियर, ठीक है। फिर मैंने वही रेजिस्टेंस तीसरे बच्चे को दे दिया कि भाई तू भी अपने मन से कर, तो उसने वोल्टेज लगाया 10 वोल्ट, करंट मिला उसको 5 एम्पियर। तो एक लॉजिक यहां से ये फिक्स हो जाता कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाया वैसे वैसे करंट भी क्या हुआ, इंक्रीज, ठीक है। नाउ R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, ये ले लेते, तो V अपॉन I, यहां 2 अपॉन 1 आंसर आएगा, 2 अपॉन 1 आंसर आएगा 2, या 4 अपॉन 2 आंसर आएगा 2, या 10 अपॉन 5 आंसर आएगा 2। तो सभी का आंसर सेम आया, भले ही आप वोल्टेज कुछ भी लगाओ। तो यही लॉ प्रूफ हुआ कि आप जितना ज्यादा वोल्टेज लगाएंगे उतना ज्यादा करंट मिलेगा, ये वैल्यू कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि मैंने सेम रेजिस्टेंस हर एक को दिया था, तो लेंथ सेम थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम था, उस बल्ब में जो भी मटेरियल था वो भी सेम था, और टेम्परेचर भी अपन ऐसे इमेजिन करेंगे कि फिलहाल के लिए सेम है। तो वोल्टेज बढ़ा, करंट बढ़ा, सच दैट उनका रेशियो कांस्टेंट है, एंड उसी रेशियो को बोलते हैं रेजिस्टेंस। अगर मैं यहां बल्ब बदल दूं तो डेफिनेटली वो रेशियो बदल जाएगा। इसीलिए जब ओम्स लॉ परफॉर्म करेंगे कि आपको वेरिएशन देखना है V और I, तो आपको ये कांस्टेंट रखना पड़ेगा ताकि ये कांस्टेंट आए। इसका मतलब एक वैल्यू बढ़ी, देखो इसमें ये वैल्यू इंक्रीज हुई तो ये भी वैल्यू इंक्रीज हुई, रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट, और जिसको अपन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोल रहे हैं। तो वो कांस्टेंट तभी रहेगा जब ये सब चीजें कांस्टेंट रहेंगी। तो याद रखो V भी बदला है, I भी बदला है, पर R की वैल्यू चेंज नहीं हुई, मतलब R इस पे और इस पे डिपेंड नहीं करता, याद रखना। अगर वो इन पे डिपेंड करता तो उसकी वैल्यू बदल जाती। तो ये जो रेजिस्टेंस लगाया है अपन ने, वो काय पे डिपेंड करता, किसी ने पूछा तो लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड मटेरियल, इन पे डिपेंड करता। अब मान लो एक बच्चे को रेजिस्टेंस R1 दिया है, फिर दूसरे बच्चे को रेजिस्टेंस R2 दे दिया, ये रेशियो सेम नहीं आए। तो ओम्स लॉ अगर आप लोगों ने परफॉर्म किया होगा तो आप लोगों ने रेजिस्टेंस निकाला, यानी वही V और I निकाले। V और I कांस्टेंट, मतलब वही जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब ओम्स लॉ वेरीफाई हो गया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। देख लो एक बार, तो मैं फिर से बोल रहा टेक्स्ट बुक रेफर मत करना, अभी अपन थोड़ा रैंडम जाएंगे। जब मैं बोलूं मेरा चैप्टर खत्म हो गया तब आप लोग लगे तो एक बार टेक्स्ट बुक रेफर कर लेना, तो आपको सब चीजें ऑर्डर में मिल जाएंगी। पर अभी फिलहाल ये देखो, तो ये मेन है ओम्स लॉ, देख रहे हैं। तो ये आप यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाते जाओ, पहले मैंने 2 वोल्ट रखा, फिर 4, फिर 10, फिर करंट नोट करेंगे तो करंट भी बढ़ते जा रहा है, सच दैट जितना ये बढ़ा है उतना ये बढ़ा है। देखो रेशियो कांस्टेंट, मतलब दोनों के बीच में डायरेक्ट वेरिएशन है, और उसी कांस्टेंट को बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आप यहां से लिख सकते हैं। देखो डेफिनेशन में भले V अपॉन I बोल रहे हैं, उसकी वैल्यू वहीं से निकलेगी। आप कुछ भी वोल्टेज रखो, करंट भी उतना ही ज्यादा मिलेगा, रेशियो विल रिमेन कांस्टेंट, तो दैट रेशियो इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। वो चेंज ही नहीं होगा, वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा पर रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा। तो रेजिस्टेंस बदलना है तो क्या बदलना पड़ेगा, इसको ही बदलना पड़ेगा, यानी आपको चेंज करनी पड़ेगी लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड मटेरियल। जब तक आप ये नहीं बदलेंगे तब तक रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा, मतलब ये रेशियो कांस्टेंट आएगा, यानी जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट। तो ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। तो ये एक बार मिटा देना, ये वाला मिटा देना। तो देखो टैंक की हाइट सेम है, जैसे ये बता रहे हैं अपन, लॉजिक है, सिर्फ समझना, लर्न करने की जरूरत नहीं है। समझो ये टैंक है और यहाँ अपन ने ये पढ़ लिया वाटर। तो एक केस में हमने क्या किया, यहाँ एक पतला सा नल लगाया तो पानी डेफिनेटली कम आएगा। सेकेंड केस में हाइट वही रखा है,
पर हमने और टैंक भी वही है, हमने नल की थिकनेस बदल दी, मोटा नल लगा दिया, तो डेफिनेटली ज्यादा पानी उसमें से बाहर आएगा। तो जब तक ये पाइप सेम है या यहाँ से जो आउटलेट है वो सेम है, तो हाइट सेम है, तो पानी भी उतना ही फ्लो होगा। बट अगर आपने ये बदल दिया तो अपोजिशन बदल जाएगा, सेम वहां वही लॉजिक, ठीक है। तो ये आपको सेम रखना है, तो हाइट सेम है तो फ्लो भी सेम रहेगा। वही यहाँ पे बोला है कि जब तक रेजिस्टेंस सेम है, रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि रेजिस्टेंस मतलब क्या हो रहा। जब हमने बल्ब लगाया, उसको सेल लगाया, तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो होगा। करंट जब फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन के होंगे कोलिजन, दैट कोलिजन या दैट अपोजिशन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो V अपॉन I की वैल्यू अगर ज्यादा आई मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है, हीट ज्यादा जनरेट होगी, और वैल्यू कम आई तो रेजिस्टेंस कम। R, सो R की डेफिनेशन सुनना, अभी जो कोलिजन वाला बताया वो उसका कॉन्सेप्ट था, डेफिनेशन ये है, रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज, ये डेफिनेशन है उसकी, रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट। पर अगर मैं बोलूं अरे यार इक्वेशन में तो है, तो V और I पे डिपेंड करता क्या, नहीं करता बोलना डिपेंड, क्योंकि आप V बदलेंगे I बदलेगा। अभी टेबल में बताया था रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट, रेशियो कांस्टेंट है, ये R इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता। जितना V बढ़ाएंगे उतना करंट अपने आप बढ़ जाएगा, रेशियो हमेशा फिक्स आएगा, इसीलिए उसको कांस्टेंट बोल रहे हैं। तो कब तक कांस्टेंट रहेगा, जब तक आप ये चीजें बदलते रहे। अगर आपने ये चीजें नहीं बदली है तो ये रेशियो हमेशा V अपॉन I कांस्टेंट आएगा, तो वो रेजिस्टेंस उससे निकाल सकते हैं आप लोग V अपॉन I फॉर्मूले से। कितना भी वोल्टेज लगाओ करंट अपने आप ज्यादा मिलेगा, रेशियो विल रिमेन कांस्टेंट, इसीलिए उसको कांस्टेंट बोला है यहाँ पे। सो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन सुनना, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट। रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट, ये उसकी डेफिनेशन। नाउ यूनिट देखना, पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट, करंट का यूनिट एम्पियर, या फिर वोल्ट पर एम्पियर की जगह आप साइंटिस्ट के नाम पे लिख सकते ओहम, इसको पढ़ना है ऐसे, ओहम, ओहम्स लॉ, ओम नाम साइंटिस्ट का, इसीलिए ये सिंबल है, ये ओमेगा का सिंबल है, पर इसको अभी पढ़ेंगे ओहम। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर या ओहम, और डायमेंशंस निकाल चुके हैं इसलिए मैं वापस नहीं निकाल रहा, आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देख लेना है, M1 M2 P-3 I-1, तो वहां अपन ने ये डायमेंशंस निकाले हैं, तो डायमेंशंस आप लोगों ने देख लेना है। तो ये रेजिस्टेंस की डेफिनेशन हो गई। कॉन्सेप्ट याद रखो, कोलिजन हो रहे, अपोजिशन होगा, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो वहां हीट भी जनरेट होगी। पर डेफिनेशन किसी ने पूछा तो रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू करंट, पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट, यूनिट वोल्ट, इसका एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर, या साइंटिस्ट के नाम पे ओहम, ओहम पढ़ना इसको, एक्चुअल में सिंबल का नाम ओमेगा है पर ओहम पढ़ेंगे। तो बचा हुआ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, इतना आप लोग एक बार अच्छे से देख के रखो।